हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, वर्ल्ड हार्ट डे 2023 की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शंस थे यूज हार्ट, नो हार्ट, सेव योर लाइफ, नो योर हार्ट और हार्ट सेव योर लाइफ। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, यूज हार्ट, नो हार्ट। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। आज दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को हार्ट से जुड़ी बीमारियों से अवगत कराना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साल 1999 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की। पहले ये दिवस सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता था, इसलिए पहला दिवस 24 सितंबर 2000 को मनाया गया। लेकिन वर्ष 2011 से ये दिन हर साल 29 सितंबर को मनाया जाने लगा। इस बार यानी 2023 में वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है यूज हार्ट, नो हार्ट। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। सरफेसी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये बैंकों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को जब्त करने और बेचने का अधिकार देता है। दूसरा कथन, ये सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के ऋणों पर लागू होता है। और तीसरा कथन, इसके तहत बैंक अदालत के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हितों को लागू कर सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों से सरफेसी अधिनियम से जुड़े उधारकर्ताओं की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है। आपको बता दें कि सरफेसी का पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 है। ये एक भारतीय कानून है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए डिफॉल्टरों की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। इसलिए कथन एक सही है। इसे अधिनियमित करने का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को ऋण चूक से बचाना है। यह अधिनियम केवल सुरक्षित ऋणों के विरुद्ध प्रभावी है, जहां बैंक अंतर्निहित सुरक्षा लागू कर सकते हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके तहत बैंक न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हित लागू कर सकते हैं। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके एक एक्सोप्लैनेट TOI 1420b की खोज की है? ए, क्लाउड एरोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मिशन, बी, टाटायाना 2 माइक्रो सैटेलाइट, सी, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या फिर डी, रडार सेट 2 सैटेलाइट। तो जवाब है ऑप्शन सी, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक दूर के तारे की परिक्रमा करने वाले एक नए एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। इस अनुसंधान को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS का उपयोग करके किया गया है। आपको बता दें कि TESS आसपास के चमकीले सितारों के आसपास एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिए नासा का एक मिशन है। इसे 18 अप्रैल 2018 को केप कैनावेरल से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। ये 12 से 15 दिनों की एक अद्वितीय उच्च पृथ्वी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो इस तरह झुका हुआ है कि दूरबीन का आकाश दृश्य हमारे चमकीले ग्रह और चंद्रमा द्वारा अवरोधों से काफी हद तक मुक्त है। यह आकाशगंगा में ग्रहों की विविधता को प्रदर्शित करते हुए छोटे चट्टानी दुनिया से लेकर विशाल ग्रहों तक के ग्रह ढूंढ रहा है। इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और दूसरा कथन, इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT चंडीगढ़ बेंच बार एसोसिएशन एक न्यायिक सदस्य को कोलकाता स्थानांतरित करने के AFT अध्यक्ष के फैसले के विरोध में हड़ताल पर रहा। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसे 2009 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यदि कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष उचित पाए जाते हैं तो ट्रिब्यूनल अपील को खारिज भी कर सकता है। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में और 8 क्षेत्रीय पीठें जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि और मुंबई में हैं। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में रहा चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए खबरों में देखा गया। आपको बता दें कि चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में चंद्रमपल्ली बांध के आसपास स्थित है। इसे 2011 में अभयारण्य घोषित किया गया था। ये दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य के केंद्र में अच्छे शुष्क पर्णपाती और नम पर्णपाती वन हैं और किनारे पर बबूल एवं सागौन के बागान हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। दूसरा कथन, इसमें कुल 49 सदस्य हैं। और तीसरा कथन, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन या आईसीओ ने भारतीय कॉफी बोर्ड, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन यानी WCC की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन कॉफी के लिए मुख्य अंतर सरकारी संगठन है जो निर्यात और आयात करने वाले देशों को एक साथ लाता है। इसकी स्थापना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौते के अनुमोदन के बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में की गई थी। इसलिए कथन 1 सही है। ये वर्तमान में विश्व कॉफी उत्पादन का 93% और विश्व खपत का 63% प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में इसके 49 सदस्य हैं, 42 कॉफी निर्यातक और 7 आयातक देश। इसलिए कथन 2 भी सही है। भारत इस संगठन का सदस्य है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही हैं, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क एसोसिएशन या फिर विश्व व्यापार संगठन। आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या GII जारी किया गया। भारत ने 2023 के लिए इस इंडेक्स में 132 अर्थव्यवस्थाओं में से अपनी 40वीं रैंक बरकरार रखी है। इस इंडेक्स ने भारत के बढ़ते नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मान्यता दी है, जिसमें ज्ञान पूंजी, एक जीवंत स्टार्टअप समुदाय और सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संगठनों के सहयोगात्मक प्रयास शामिल हैं। सरकार के विभिन्न विभागों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और अन्य ने राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल, विश्व रेबीज दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, वर्ष 2023 की थीम ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस भयावह बीमारी को हराने में प्रगति को उजागर करने के लिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। ये दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने रेबीज का टीका विकसित किया था। इस वर्ष इसकी थीम ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल इस बात पर प्रकाश डालती है कि स्वास्थ्य कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। इसलिए कथन 2 भी सही है। ये थीम आगे समानता के महत्व पर जोर देती है और ये सुनिश्चित करके समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करती है कि वन हेल्थ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या UNFPA ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी की दशकीय वृद्धि दर वर्तमान में 41% होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक देश में बुजुर्ग आबादी का प्रतिशत दोगुना होकर कुल आबादी का 20% से अधिक हो जाने का अनुमान है। UNFPA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2046 तक संभावना है कि देश में बुजुर्गों की आबादी बच्चों 0 से 15 वर्ष की आयु की आबादी से अधिक हो जाएगी। आंकड़ों से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में औसतन 60 वर्ष की आयु में और 80 वर्ष की आयु में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। इसलिए विकल्प सही है। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दूसरा कथन, इनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री को अपनी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास मुगलसराय में हुआ था। ये महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। गांधी जी के आह्वान पर वो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और कुछ समय के लिए जेल में भी रहे। इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान प्रसिद्ध जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन भारत से बाहर हुआ था। इनका निधन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
ये मरणोपरांत इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए कथन एक सही नहीं है। 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया। इनका विश्राम स्थल नई दिल्ली में स्थित है, जिसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 29 सितंबर, बी 30 सितंबर, सी 1 अक्टूबर या फिर डी 2 अक्टूबर। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।